सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। कई मेल और कई मैसेज कमेंट बॉक्स में आए हैं कि सर आईडी पे एक स्पेशल आप डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए। तो सी की तो क्लास चल रही है, उसके बाद मैं सी के भी डाल दूंगा, लेकिन आईडी का लगता है कहीं पे भी मिल नहीं पा रहा है, इसलिए बार बार आईडी की डिमांड हो रही है। तो दोस्तों आईडीई बेसिकली आपको बता दूं मैं कि जैसे आईए के सिलेबस में केवल दे रखा है आईडीई, बस इतना। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको पहले ये पता करना होगा कि आईडीई होता क्या है। और पहले जब 2013 से पहले की बात करूं तो उस समय आईडी के अंदर विजुअल बेसिक पर क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्योंकि विजुअल बेसिक भी एक आईडी का एक टाइप है। लेकिन क्योंकि विजुअल बेसिक अब आउटडेटेड हो चुकी है, इसलिए विजुअल बेसिक पे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। पिछली बार 2013 में भी विजुअल बेसिक पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन फिर भी हमें आईडी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आईडी बेसिकली होता क्या है। तो मैं आज की क्लास में आपको बताता हूँ आईडी क्या होता है, और कुछ बेसिक नोट्स है जो विजुअल बेसिक पे जो मुझे लगता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मैं आपको इसके अंदर साथ में बता दूंगा। तो देखते हैं आईडी के बारे में। ये दोस्तों विजुअल बेसिक का है जो डिज़ाइन फॉर्मेट है। ये एक्चुअल में आईडी होता क्या है। आईडी से 3 वर्ड से बना हुआ है। पहला हुआ है आई यानी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सब कुछ आपस में आपके साथ में आपके सामने जुड़ी हुई है, आपके सामने है, और सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो होता है इंटीग्रेटेड। तो एक ऐसा इंटरफेस है जो डिज़ाइन के अंतर्गत है। तो देखो ये जो इंटरफेस है, देखो आप ये देखो इधर क्या है, आपके कुछ टूल्स हैं। यहाँ पर क्या आपका फॉर्म है, आप फॉर्म बना सकते हो। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई जैसे टेक्स्ट बॉक्स लेना, तो ये भी है, यहाँ से इसको उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके फॉर्म पे लेके आ गए। तो इस प्रकार से क्या टूल बॉक्स है। अब इसके पीछे क्या होता है, अगर आपको वैसे बनाओगे तो आप इसके अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर क्या, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो कोडिंग ऑटोमेटिकली इस फॉर्म के पीछे हो जाती है। तो ये इसमें क्या हो गया, आपका काम क्या हो गया, ईजी हो गया। तो बेसिकली आपके प्रोग्रामर यानी जो भी प्रोग्रामर होता है उसका काम इजी करने के लिए वो इन किसी भी प्रकार के आईडीई का यूज कर सकता है। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो, पूरा ये जो आप इंटरफेस है, इसको बोलते हैं आईडीई, जिसके अंदर ये देखो मैंने कुछ टूल्स होते हैं, साथ में कुछ प्रोजेक्ट होता है, प्रॉपर्टीज होती है हर टूल की, और नीचे वो कोड होता है जो एक्चुअल में उस टूल के पीछे रन होता है, वो कोड होता है। ये बेसिकली सिनारियो होता है आईडीई का। तो इंटीग्रेटेड तो मतलब बताया मैंने आपको डेवलपमेंट यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट यानी ऐसा इन्वायरमेंट जो आपस में इंटीग्रेटेड टूल्स एंड हमें प्रोवाइड करवाता है और उसमें हम डेवलपमेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है, आईडीई। ये है इसका सरल शब्दों में इसका विश्लेषण। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखो हर कोई ऐसे मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये किसके लिए, डॉटनेट फ्रेमवर्क के लिए। इसमें भी देखो वही चीज़ है, यहाँ पे सारे आपके मेन्यू हैं, इधर सारे आपके टूल्स हैं, और ये आपका वो हो गया मेन डिज़ाइन वाली जगह होगी, इधर इनके क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया डॉटनेट फ्रेमवर्क। क्या नाम है इसका, शार्प डेवलप। फिर एक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी है, ये जावा के लिए है, इसका नाम क्या है, आप देख लीजिए, नेटबीन्स। बहुत फेमस है नेटबीन्स। ये जावा के अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। जावा के लिए आप यहाँ पर पूरे कोई भी जावा की जो आप डेवलपिंग करते हो वो यहाँ पे आराम से कर सकते हो। उसके अलावा एक्लिप्स होता है, ये भी किसके लिए, जावा के लिए। देखो यहाँ पर भी वही सामने ऊपर आपके बेसिकली टूल्स होते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली आईडीई का हम यूज करते हैं। और इसके अलावा आपको थोड़ा और सरल चीज़ों में देखना है आईडी क्या होती है, तो मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि सी का कंपाइलर, आप गूगल पे लिखो ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो उसमें सबसे पहला जो कंपाइलर आएगा वो सी का कंपाइलर, मतलब आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, सी को कंपाइल कर रहे हो। तो उसमें क्या होगा, आपके रन करने की जगह होगी और सब कुछ हो, उसके अंदर आपके सिस्टम होगा। तो वो क्या होगा, ऑनलाइन सी कंपाइलर क्या एक आईडीई का ही एक टाइप है। तो आप चाहो तो इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन सी कंपाइलर आपको फर्स्ट खुलेगा। तो वो और एक क्या बहुत से खुलेंगे, वो सारे ऑनलाइन सी कंपाइलर आपके आईडीई का टाइप है। तो वहाँ पे भी आपके इसकी तरह से कुछ टूल्स होंगे, जैसे रन करने का टूल होगा, वहाँ पर किसी को अपने जो डिबग करने का टूल होगा, कि आप जिनने कोई प्रोग्राम बनाया है उसको डिबग कर रहे हो, उसको डिबग करने का होगा। मतलब कुल मिला के आपका जो प्रोग्रामिंग करने का जो सारा काम है ना, वो बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए हम यूज करते हैं आईडीई का। अब जो हमने देखा है उसको थोड़ा समझते हैं इस बारे में। थोड़ी सी थ्योरी इसकी है, ज़्यादा थ्योरी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। एन आईडी नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स कोड एडिटर। अब यहाँ पे जो बात कर रही है वो क्या है, इसमें सोर्स कोड एडिटर मतलब आपका कोड कहाँ पर होगा, यानी कोड जहाँ पे लिखा जाएगा एक तो वो इसके अंदर होगा। जैसे सी कंपाइलर की बात की तो सी कंपाइलर के अंदर
फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, कोड लिख सकते हैं आप इस प्रकार से, कोड लिख दिया। यहाँ पर ऊपर होंगे कुछ टूल जैसे रन करने का या फिर बाकी जो टूल होंगे इधर होंगे, और नीचे इसका एक आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से IDE बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये उसमें कम से कम क्या होना चाहिए कि सोर्स कोड एडिटर होना चाहिए जहाँ पर आप कोड लिख सको। दूसरा, बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स एंड डिबगर। उसमें ऑटोमेटिक टूल होते हैं जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या फिर एक क्लिक करने पर वो अपना टूल अपना काम कर देगा। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल बताया था आपको, ये देखो ये वाले जो साइड में जो टूल हैं ये प्रकार से। तो इस प्रकार से टूल होते हैं जो फास्ट रन काम करते हैं, इसके पीछे आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती है। साथ में डिबगर क्या करता है, एरर को पहचानता है। तो इस प्रकार से एक प्रोग्रामर के लिए बेसिकली यही चीज़ चाहिए, उसको सोर्स कोड लिखने के लिए जगह चाहिए, वो आउटपुट देख सके, एरर को पहचान सके, उसका जो भी जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, और साथ में उसमें ऐसे टूल्स हो जो उसको फटाफट काम करने में, प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करें। तो ये सारे काम इसके बेसिकली IDE के होते हैं। अब ऐसे IDB के अंदर अब जो बात चल रही है, जो बेसिकली अपने जो IE के पेपर के हिसाब से वो चल रही है, बेसिकली लैंग्वेज के ID पेपर जो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने ये जो C का बताया मैंने, C शार्प का बताया, जावा के लिए बताया, उनके अंदर क्या होता है, हर लैंग्वेज के अंदर आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करना होता है। अब देखो कुछ लैंग्वेज जैसे C है, तो C के अंदर तो अपने केवल क्या चाहिए, कंपाइलर चाहिए। अब बाकी जावा है, जावा के अंदर अपने क्या चाहिए, इंटरप्रेटर भी चाहिए। तो ऐसे ID होते हैं जो या तो कुछ केवल कंपाइल का यूज करते हैं, कुछ केवल इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, और कुछ है जो दोनों का ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंड इक्लिप्स, ये क्या करते हैं, दोनों को यूज करते हैं। जैसे कंपाइलर भी यूज करेगा और इंटरप्रेटर भी यूज करेगा। तो ऐसे बहुत से आपके ID हैं, आप उनको सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल शार्प डेवलप है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी आपको, शार्प डेवलप है, लजार्स है, ये ऐसे कई IDE की नाम है। ये सारे किस पे काम करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। देखो नीचे लिखा हुआ है GUI, क्योंकि सब आपका क्या ग्राफिक्स में सिमटा हुआ है, आपको ग्राफिक्स को यूज करना है और आपका प्रोग्रामिंग हो जाएगी। थोड़ा सा इसके बारे में बता रखा है कि दिस प्रोग्राम टिपिकली प्रोवाइड्स मैनी फीचर्स फॉर ऑथरिंग, मॉडिफाइंग, कंपाइलिंग, डिप्लॉइंग एंड डिबगिंग सॉफ्टवेयर। मतलब इसके जो सॉफ्टवेयर है ना, इसके अंदर आप ये लगभग प्रोग्रामिंग के अंदर जो काम आते हैं वो सारे काम इसके अंदर कर सकते हो। सम IDs आर डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जैसे कि आप पर्टिकुलर C के लिए चाहते हो तो एक IDE बनाया जो केवल C लैंग्वेज को ही कंपाइल करेगा, इसके ही काम करेगा। तो ऐसे कुछ होते हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बने होते हैं। अलाउइंग ए फीचर सेट दैट मोस्ट क्लोजली मैचेज द प्रोग्रामिंग पैराडिज्म ऑफ द लैंग्वेज। उनके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जो उसी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं जिस लैंग्वेज के लिए वो बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल C लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो C लैंग्वेज आपको पता है उसमें 32 कीवर्ड्स होते हैं। तो जो भी IDE बनेगा उसको 32 कीवर्ड्स के बारे में भली बात उसको अच्छी तरह पता होगा। उसके अलावा C के रूल्स पता होंगे, C के सारी हेडर फ्लाइज के बारे में पता होगा, इन सब के बारे में पता होगा, तभी वो उस पर्टिकुलर उस लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेड काम करेगा। तो इसमें जो मैं लैंग्वेज लिखी ये आप पढ़ लेना, इसमें पढ़ने से आपको पता लगेगा जैसे कि बहुत से क्या क्या IDE के नाम है ये आपको पता लग जाएगा, ताकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना लिया कि निम्न में से कौन सा एक IDE है, तो आपको पता चल सके कि IDE है या नहीं है। उसके बाद में कोर फीचर्स ऑफ IDE, ये एक क्वेश्चन बनता है कि IDE के कोर फीचर्स में कौन सी चीज़ नहीं आती है या कौन सी चीज़ आती है। कोर फीचर मतलब बेसिक फीचर्स, वो तो होना ही चाहिए। तो पहला कोड कंप्लीशन और कोड इनसाइट बताया। जैसे हमने कोड को कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि वो जिस भी लैंग्वेज का कोड हम उसमें लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल C का कंपाइलर, C++ का कंपाइलर या जावा का है, तो वहाँ पर जावा या C++ के कोड्स को समझने की क्षमता उस IDE के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए उस IDE के अंदर सारा जो डेटा उसके लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है, सब उसके अंदर पहले से फीड किए जाते हैं ताकि वो आपके कोड को समझ सके। दूसरी बात, रिसोर्स मैनेजमेंट। जब हम किसी भी एप्लीकेशन फाइल को बनाते हैं या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन बनाते समय हम उसको अलग अलग हेडर फाइल से, लाइब्रेरी फंक्शन से जोड़ते हैं। तो वो आपका जो IDE होना चाहिए वो रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी उन हेडर फाइल्स और जो दूसरे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनके साथ उसको लिंकअप करना उसे आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम उसमें कोई हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रहे हैं और उसे IDE को यही नहीं पता कि वो हेडर फाइल्स कहाँ है और कैसे उसको लिंक करना है। तो ये उसमें एक फंक्शन होना चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें। तीसरी बात, डिबगिंग। हमने प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम बनाने के बाद उसमें एरर कैसे ढूंढे। आपको पता है दोस्तों, एरर 4 प्रकार की होती है बेसिकली। पहली होती है सिंटैक्स एरर, दूसरी होती है कंपाइल टाइम एरर, सिंटैक्स एरर ही कंपाइल टाइम एरर होती है। पहली होती है सिंटैक्स एरर, उसके बाद में एक एरर होती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर समझ सकते हैं आप, जैसे कि आपने कोई ऐसा लॉजिक लगाया और आपका आउटपुट चाहिए था 1 से लेकर 10 तक, लेकिन आउटपुट आ गया 10 से लेकर 1 तक, तो आपका लॉजिक गलत है। उसमें आपके कंपाइलर की या फिर प्रोग्राम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका लॉजिक गलत है, वो होती है लॉजिकल एरर। सिंटैक्स नहीं लगाया तो कौन सा हो जाएगी, सिंटैक्स एरर। एक हो जाएगी रन टाइम एरर। कंपाइल करने के बाद
जो एरर आती है जस्ट बाद, वो क्या होती है, रन टाइम एरर, और एक होती है लिंकर एरर। आपके सॉफ्टवेयर में जिस चीज़ को हेडर फाइल को लिंक करने के लिए, या फिर जैसे ये मेन फंक्शन नहीं मिला आपको, या फिर आपको हेडर फाइल है जो आपको नहीं मिली, वो क्या होती है, लिंकर टाइप की एरर होती है। 4 प्रकार की एरर होती है। तो इन सब के लिए क्या करता है, डिबगर यूज होता है। डिबगर इन चारों प्रकार के एरर को पकड़ता है। अब सिंटैक्स की, लॉजिकल की, सिंटैक्स की, रन टाइम की और लिंकर की, इन तीनों के लिए तो डिबगर एक एरर मैसेज देता है कि आपके ये एरर है, लेकिन लॉजिकल के लिए डिबगर कोई भी एरर मैसेज नहीं देता है। तो बेसिकली इन चारों प्रकार के एरर को पकड़ने के लिए डिबगर टूल्स भी उसके अंदर होना चाहिए। फिर है दोस्तों कंपाइल एंड बिल्ड। लास्ट में तो वही चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी लैंग्वेज के लिए क्या होना चाहिए, कंपाइल। कंपाइल क्या करेगा, उसको 01 फॉर्मेट यानी मशीन कोड में उसको चेंज करेगा। जब तक इसमें चेंज नहीं करेगा, मशीन को कैसे पता लगेगा कि आपने क्या कोड लिखा है। तो उसमें तो एबिलिटी होना चाहिए कि उसको कंपाइल कर सके और पूरे प्रोग्राम को बिल्ड कर सके। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, बेसिक मैंने आपको इसमें बताया है। अब एडवांटेज क्या है, सिंपल सा है, लेस टाइम एंड एफर्ट। देखते पता लग रहा है कि आप इतना सारा काम, इतने सारे टूल्स होंगे, GUI बेस्ड टूल्स होंगे, तो आपका कोडिंग का काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आपका टाइम भी कम बचेगा और एफर्ट भी आपके ज़्यादा नहीं लगेगा। इनफोर्स प्रोजेक्ट और कंपनी स्टैंडर्ड्स, आप सब प्रोग्रामर्स मिलके इस प्रकार से उस आईडी को यूज करते हैं कि धीमे धीमे वो कंपनी उसका एक स्टैंडर्ड बना देती है सॉफ्टवेयर का। तो वो आईडी बाद में एक स्टैंडर्ड बन जाता है और हर कोई उसके अंदर यूज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इक्लिप्स की बात करी, ECLICAPS, इक्लिप्स क्या हो गया, जैसे जावा के लिए यूज हो रहा है, तो वो उसके लिए एक यूज हो गया कि जावा के प्रोग्रामर्स है उसका यूज करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बात स्टार्टिंग बताया था, जैसे नेटबीन्स, सब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नेटबीन्स जावा के लिए। तो ये एक प्रकार से क्या बन गया, स्टैंडर्ड बन गया कि लोगों को लगता है कि हाँ इसको यूज करके हम किसी भी प्रोजेक्ट को प्रॉपर कंप्लीट कंपनी स्टैंडर्ड पर बना सकते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है डॉक्यूमेंटेशन के रूप में। तो इसमें एक टूल होता है जो आपके प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करता है, मतलब आप प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करोगे, किस प्रकार से आपके लॉजिक लगेंगे और कैसे प्रोग्राम एंड होगा, कौन कौन से फंक्शंस यूज होंगे, वो टूल्स भी होता है। साथ साथ में उसके बाद में उसका विजुअल प्रेजेंटेशन भी होता है। तो दोनों काम होता है, कागजों में भी होगा और उसके बाद में विजुअल प्रेजेंटेशन भी होगा। दोनों प्रकार से काम आप मैनेज कर सकते हो IDE के अंदर, ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज दोस्तों शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, लेकिन ये हैं सारे डिसएडवांटेज, बता दूंगा आपको। ये डिसएडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं दोस्तों, पहला लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का मतलब आप देखो नीचे मैंने 2 वर्ड है उनको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया ताकि आपको देखते समझ में आए। टाइम एंड पैसेंस, आपको इसको सीखने के लिए टाइम चाहिए और पैसेंस चाहिए। अब कोई भी आदमी इसको एक बार में कर नहीं सकता क्योंकि इसके लिए इसको पूरी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बोल दूं कि विजुअल बेसिक पे प्रोग्राम बना के ले दो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ABCD भी नहीं पता विजुअल बेसिक की। जिसने विजुअल बेसिक पे काम कर रखा है उसको इस पे बहुत ईजी लगेगा काम। तो दोनों ही बात है कि अगर आपने टाइम लगाया, इस पे पैसेंस लगाया, आपने धैर्य रखा है और आपको अच्छी तरह सीखा है, तो ही आप इस पे काम कर सकते हो, अदरवाइज आपके लिए काम करना टेढ़ा हो जाएगा। दूसरी बात, ए सोफिस्टिकेटेड आईडी मे नॉट बी ए गुड टूल फॉर बिगिनर प्रोग्रामर्स। देखो ये क्या, इसका मतलब ये हो गया कि आप VB सीख रहे हो या C लैंग्वेज सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, और स्टार्टिंग में आपने वो आईडी पे आपने काम करना चालू कर दिया। तो आप देखो, एक तो आपको लैंग्वेज सीख रही हो, उसी में टेंशन, उसके अलावा आप क्या करोगे, वो आईडी का जो सॉफ्टवेयर है उसी और सीखोगे कैसे कैसे इसमें यूज करते हैं। तो डबल काम हो जाएगा, डबल टेंशन आपके सर पे आ जाएगी। तो बेसिकली आप अगर बिगिनर्स प्रोग्रामर है तो एक बार आईडी पे काम मत करो, आप पहले सिंपल प्रोग्राम बनाना सीखो, सिंपल सॉफ्टवेयर बनाना सीखो, फिर आप उस लग जाओ कि हाँ भी मेरे को प्रोग्रामिंग प्रॉपर्ली आ जाए, तब आप स्विच कहाँ करो, आईडी पे स्विच करो। फिर है विल नॉट फिक्स बैड कोड प्रैक्टिसेज और डिजाइन। मतलब आप देखो सिंपल सी, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, आप देख सकते हो। पेंट ब्रश, ये आईडी क्या, एक पेंट ब्रश की तरह है। अब कोई एक ऐसा बंदा है जिसको पेंट ब्रश पे काम करना है, तो उससे बहुत अच्छी ड्राइंग आती है, बहुत अच्छी डिजाइनिंग आती है, तो उससे बहुत अच्छे पेंट ब्रश पे चित्र बनाएगा जो लोगों को पसंद आएगा। और मेरे जैसा कोई आदमी जिसको डिजाइनिंग का बिल्कुल शौक नहीं, वो आईडी अच्छी लाइनें बना के छोड़ देगा। मतलब आईडी क्या है कि उसके लिए बेनिफिट है जो उसमें रियल में प्रोफिशिएंट है या फिर जो इसमें एफिशिएंट है, उस आईडी को चलाने में, उसको यूज करने में। जिसको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, वो तो क्या है उसके लिए डाई अक्सर, वो है ना क्या कहते हैं, वो भैंस का के बीन बजाना, वो वाली बात है। उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक क्या हो जाएगा कि सिंपल सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करना उसको आता ही नहीं है, तो भी उसमें वो कैसी करके उसको यूज कर रहा है। तो ये कह रहा है कि आपको अगर यूज करना आईडी का, तो इसके लिए आपको उसकी खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो इसमें एग्जाम्पल दिया पेंट ब्रश का, वेदर यू क्रिएट ए वैन गॉफ और ए वेलवेट एलवेज इज डिक्टेटेड बाय योर स्किल्स एंड डिसीजन। मतलब आपके जो स्किल्स है और डिसीजन है उस पर डिपेंड करता है कि आप आईडी को कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो।
अब आईडी की बात है तो अपने सिलेबस में जैसे पिछली बार विजुअल बेसिक 6.0 था, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको एक इंट्रो बता देता हूं ताकि आपका बाई चांस इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ने की नौबत ना आए। बाकी मेरा ये एक्सपीरियंस या मेरा अनुमान ये कहता है कि विजुअल बेसिक में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो मैं ज़्यादा इस पर टाइम खराब नहीं करूँगा। मैं बेसिक बता दूंगा कि आप विजुअल बेसिक का आप इसमें पढ़ लीजिए। इसमें इंट्रोडक्शन है 6.0 का, ये विजुअल बेसिक का बता दें ताकि आपको याद आ जाए पुराने दिन जिसमें आप विजुअल बेसिक के अंदर प्रोग्रामिंग किया करते थे। मैंने तो की हुई है, तो जिन्होंने मेरे साथ लगभग 2005-6 के अंदर अगर जिन्होंने अपनी स्टडी की होगी उसको उन्होंने भी विजुअल बेसिक में काम अच्छी तरह किया हुआ होगा। उसके बाद में विजुअल बेसिक के ये भी है थोड़ा सा कि विजुअल बेसिक में कितने टूल बार होते हैं। तो इसमें देखो आगे जो ये इतनी इसमें टूल के अंदर ऊपर जो स्टार्टिंग जो बार होती है ना, मेन्यू बार, जिसके अंदर उसमें क्या क्या मेन्यू बार, टूल बार, प्रोजेक्ट एक्सप्लोर, आप इनको याद कर लेना ताकि उनका पता लग जाए कि कौन कौन सी इसके अंदर है, कौन कौन सी नहीं है। इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। फिर है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स इसके अंदर एक चीज़ होती है, देखो ये वाला, ये टूल बार है, इसमें वैसे क्या है टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स के अंदर क्या होता है कि कुछ टूल हैं जो आप काम कर, जैसे पॉइंटर है, इस प्रकार से पॉइंटर बना होता है। तो ये टूल बॉक्स जो है ना, इसके अंदर जो ये टूल हैं वो क्या काम करते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया। जैसे पॉइंटर है, क्या करेगा, प्रोवाइड्स ए वे टू मूव एंड रीसाइज द कंट्रोल एंड फॉर्म्स। किसी भी कंट्रोल या फॉर्म्स बनता है उसको रीसाइज करने के लिए या मूव करने उठाने के एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो ये बेसिक लिखा रखे मैंने यहाँ पे, आप इनको पढ़ लीजिए एक बार, और एक बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये टूल बॉक्स के अंदर जो टूल्स हैं वो क्या काम करते हैं। बहुत सारे हैं, तो मैंने उसमें सेलेक्ट लगभग सारे ले लिए मैंने इसमें। और ये देखो ये भी सारे, ये सारे क्या हैं आपके टूल्स हैं, तो आप अगर इनको प्रॉपर पढ़ लीजिए। फिर है वेरिएबल डेटा टाइप्स और मॉड्यूल्स। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल का वही सीन है इसके अंदर बेसिकली कि वेरिएबल का जो नाम है वो होना चाहिए अल्फ़ाबेट, लेटर और साथ से स्टार्ट होना चाहिए और 255 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी यूनिक विद इन द सेम स्कोप, इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। ऐसे कोई भी कैरेक्टर उसको यूज़ नहीं हो सकते और यूनिक होना चाहिए। बेसिकली ये सिंपल जो इसका वेरिएबल या डेटा टाइप से जो भी बनाना है उसके लिए इसका रूल्स है। सिंटेक्स ये है, डिम नाम से ये स्टार्ट होता है वेरिएबल और उसका टाइप। देखो एग्जांपल है डिम स्टार str, ये वेरिएबल का नाम हो गया। एज स्ट्रिंग मतलब ये टाइप किसका हो गया, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। अब डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, डेटा टाइप्स के बारे में भी इसमें है। बाइट होता है, बूलियन होता है, इंटीजर होता है और लॉन्ग होता है। इनकी तो मैंने लिख दिया बेसिकली, इन तीन का आपको पूछ सकते हैं, इसलिए तीन को अच्छी तरह प्रॉपर से याद कर लेना। उसके बाद में इनका केवल नाम याद कर लेना इनफ है। सिंगल, डबल, डेट, स्ट्रिंग, करेंसी। उसके अलावा विजुअल बेसिक के बिल्ट इन फंक्शंस कुछ होते हैं। मैंने वैसे तो ये हालांकि पूछते नहीं है क्योंकि विजुअल बेसिक मुझे नहीं लगता पूछेंगे, लेकिन फिर भी आप देख लेना क्योंकि बहुत इजी है। आप बेसिकली सी के अंदर भी यूज करते हैं तो लगभग वही फंक्शन है जो नाम से पता लग जाएंगे कि फंक्शन का क्या काम है, इसलिए एक बार नज़र से निकाल लेना। तो फंक्शन बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन होते हैं तीन प्रकार से, डेट, फॉर्मेट और स्ट्रिंग, ये तीन होते हैं। डेट के अंदर भी जैसे नाउ है तो रिटर्न्स करंट सिस्टम डेट एंड टाइम, ईयर, मंथ, डे, नाम से ही पता लग जाएगा कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है, लेकिन आप फिर भी इसको एक बार पढ़ लेना। ऐसा कैसा स्ट्रिंग फंक्शन है जो अपने सी में भी देखें। स्ट्रिंग फंक्शन है, लोअर केस में बदल देगा तो एल केस, अपर केस में चेंज कर देगा यू केस, स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए strcmp, लेंथ निकालने के लिए लेंथ, फॉर्मेट ये उसके बाद लेफ्ट सेट, राइट सेट, ये बहुत से फंक्शन है। आप इसमें देख लो, ट्रिम करना, लेफ्ट राइट, ये मैं पहले भी अपने सी में ये सारे आपने कर चुके होंगे, तो ये सारे फंक्शन आप एक बार इसे पढ़ लेना क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी फंक्शन इसमें जो आपको एक बार पढ़ के आपको समझ में ना आए। और इसमें एक चीज़ और पूछते हैं एमडीआई जो चीज़ स्पेशल लग रही है बता देता हूँ मैं। एमडीआई क्या होती है, एमडीआई का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में विजुअल बेसिक में फॉर्म्स बनाते हैं तो कई सारी विंडो खुल जाती है, एक के ऊपर एक विंडो खुल जाती है। तो ये जो विंडो एक के ऊपर एक होती है इसको बोलते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, एमडीआई। इसमें देखो एमडीआई स्टैंड फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ए मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस इज यूज्ड फॉर ओपनिंग मैनी विंडोज एट द सेम टाइम। बहुत सारी विंडो एक साथ में खोलने के लिए आप इसको एमडीआई को यूज करते हैं। उसके बाद में डिबगिंग है, तो डिबगिंग का दोस्तों बेसिकली मैंने आपको बताया था डिबगिंग क्या होती है, एरर को ढूंढना होता है। डिबगिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं, डिज़ाइन टाइम पे, डिज़ाइन बनाते समय, कंपाइल टाइम पे या उसको रन टाइम पे, तीनों में से किसी भी टाइम पे आप डिबगिंग इसमें कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक स्पेशल चीज़ें होती है जो इसका आप इसके बेसिकली डेटाबेस से रिलेटेड जो सारा काम होता है वो होता है डेटा एक्सेस, बोलते हैं डेटा एक्सेस ऑप्शन। तो इसमें दोस्तों आप क्या करो, जो भी मैंने लिखा हुआ है नीचे इनको आप एक बार पढ़ के और बेसिकली इनके जो फुल फॉर्म है ना वो जरूर याद कर लेना। जैसे DAO डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ODBC
रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट्स RDO। तो एक बार आप इनको पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं देखो सारा पढ़ूंगा समझाऊंगा तो वीडियो और लंबा होता जाएगा और वैसा उसमें समझाने लगे स्पेशल कुछ है भी नहीं, क्योंकि जब तक आप VB को प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप इन चीज़ों के एक अनुमान लगा सकते हो कि काम क्या करेगी, आप इसको प्रॉपर समझ नहीं सकते हो कि इनका काम किस प्रकार से होगा। तो मैं आपसे सलाह ये करता हूँ कि इसमें ज़्यादा समय खराब ना करें और बस इसको एक बार पढ़ लें, ताकि बाई चांस इसमें से कोई भी अगर आपके सामने कोई ऐसा जो ODBC फुल फॉर्म आ जाए, VBSQL की फुल फॉर्म आ जाए, तो आपको उसका एटलीस्ट फुल फॉर्म तो पता हो रहे, एक लाइन मैंने इसमें लिखी हुई है तो आप एक लाइन से समझ सकते हो क्या काम करे। तो इस प्रकार से आप दोस्तों इस आईडी के बारे में, ज़्यादा तो आईडी के अंदर कुछ है नहीं, जो भी मैक्सिमम है वो मैं आपके सामने ले दिए। अब आप क्या करिए कि आप आईडी पे जो क्वेश्चंस है वो ऑनलाइन, जो मैंने आपको वर्ड फाइल भेजी थी, जो मेरे उस MCQ वाले उसमें जो वीडियो था उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसके अंदर मैंने जो वेबसाइट्स के लिंक दिए वहाँ पर आप जाइए और आईडी के क्वेश्चन सोल्व करिए। तो वो जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बाकी मैंने आप आईडी का क्या होता है पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया है। तो दोस्तों ये था आईडी के बारे में। इसके बाद मैं वापस से सी के मैं 2 चैप्टर और डाल दूंगा आज, ताकि सी भी आपके लगभग आधी से ऊपर खत्म हो जाएगी। और देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। और अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एटलीस्ट प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हो बहुत अच्छी बात है, चैनल सब्सक्राइब करिए, वो चैनल को भी सपोर्ट करता है और हमें भी एक लगता है कि नील लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें हमारा काम और अच्छा करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।